बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आप सभी के लिए। एक बार इसको देख करके ही पेपर देने जाइएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा अंत तक तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता से हर एक चैप्टर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए, 25-26 की परीक्षाओं में भी ये मॉडल पेपर आ सकता है। ठीक है, यानी कि 2025 में अगर आप पेपर देंगे तो आपके लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, लेकिन फिलहाल अभी 24 की परीक्षा लगी हुई है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। को करिकुलर कोर्स है ये बीए फिफ्थ सेमेस्टर का, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर और बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का। बीएससी एजी बीएससी होम साइंस में भी फिफ्थ सेमेस्टर में आपको ये को करिकुलर कोर्स के रूप में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है, यानी कि विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता के बारे में जानना होता है। तो 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले कई मॉडल पेपर मैंने दिया है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के, और कई विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करवाया। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा उनको तो आप देख डालिएगा। ठीक है, अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने आएंगे। तो देखिए, पासे से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने कई मॉडल पेपर में एक आध दो प्रश्नों पर जरूर चर्चा करी थी, लेकिन पासे के बारे में आपको नहीं बताया था विस्तार से। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक ही पासे की बात कर रहा है। ठीक है, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपसे कह रहा है यहाँ पर। यानी एक ही पासा है, आप कह रहा है कि निचले फलक पर अगर 6 है तो उसके ऊपरी फलक पर क्या होगा, यानी उसके विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सीधा सीधा, अगर एक ही पासा है, यहाँ पर देखेंगे कितनी संख्याएं सेम है। यहाँ पर देखें एक संख्या, एक और एक सेम आपको दिख रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, फिर ऐसे जो है चलेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर आप ऐसे चलेंगे और आगे फिर 6 लिखेंगे, यानी 1 5 6। फिर यहाँ से 1 से शुरू करेंगे इसी तरीके से, यानी इसी दिशा में चलेंगे। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं आपको चलना है। तो जहाँ से, यानी यहाँ से ले तो ऐसे हमने चला, फिर यहाँ से एक उठाएंगे तो एक यहाँ पर लिखेंगे, एक के नीचे एक। इसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे। अब 5 के नीचे 3 है और 6 के नीचे 2 है, यानी कि 6 और 2 आपस में एक दूसरे के विपरीत है। 5 और 3 आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, और 1 और 1 में आपके विपरीत, तो जो आपको नहीं दिख रहा है, यानी 4 विपरीत होंगे 1 और 4 के इस पासे में। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या कह रहा था कि 6 निचले फलक पर अगर है, मान लीजिए 6 निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, ऊपरी फलक पर आपका क्या होगा भैया, ऊपरी फलक पर आपका क्या होगा, 2 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी है, 2 हो जाएगा। बिल्कुल बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन। आगे देखेंगे, यानी बी ऑप्शन। आगे देखिए, नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, बताइए कि अंक 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सा आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखें कोई संख्या मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल रही तो देखेंगे 2 ऊपर है, 1 इधर है, 4 और 5 और 3 और 6 एक दूसरे के आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर सीधे सीधे क्या गया है कि यहाँ पर दो स्थितियां पासे की दर्शाई गई हैं। 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक जो है अंकित है। तो इस तरीके के अगर आए तो 5 के की अगर बात की जाए उस तरफ कौन सी संख्या आएगी, तो ऑप्शन में जो दिया गया है इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल 5 के विपरीत बिल्कुल कौन सा होगा, बिल्कुल 2 होगा। क्यों होगा 2, इसलिए 2 होगा क्योंकि 5 और प्लस 2 यानी कि कितना होता है, 7। ठीक है, तो उससे अधिक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर, यानी बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगले का भी। ठीक है, तो 2 स्थितियां दी गई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 का विपरीत कौन सा होगा, 2 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, नीचे पासे की दो स्थितियों को बताया गया है, 5 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कितने बिंदु नजर आएंगे। तो 5 बिंदुओं के विपरीत पर, यानी 5 बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दो स्थितियां समान यहाँ पर दिख रही, दो ये बराबर ये और ये। जब ऐसी स्थिति आई तो जो आपस में एक जो बच रहा है, ये आपस में विपरीत होते हैं दोनों। ठीक है, तो यानी 5 से पूछ रहा है, 5 बिंदुओं के विपरीत पर आपका कौन सा नजर आएगा, आपका 5 बिंदुओं के उस पर आपका 4 नजर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन में आपका 4 दिया करेक्ट आंसर, यानी 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, जब दो स्थितियां एक पासे की समान होती हैं, ठीक है, ये देखिए दो स्थितियां, यानी कि ये भी 2 है, ये 2 है, एक और एक यहाँ पर, तो ये दोनों समान है, तो इसको आप काट दें, ये और ये आपस में विपरीत हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 4 उसका विपरीत है 5 का।
आगे देखेंगे नीचे एक पासे की दो अवस्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा? नीचे अगर 4 है तो ऊपर क्या होगा इस पासे में? अब यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। इन पासे में आप देखेंगे समान चीज़ें कुछ दिख रही हैं। देखिए 5, 5 यहाँ पर समान है, ठीक है? 2, 2 भी समान है, यानी कि अब यहाँ पर क्या बचा? 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत है यहाँ पर, ठीक है? तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर नीचे यदि 4 है नीचे, तो ठीक है, ऊपर क्या होगा? अगर नीचे 4 है तो ऊपर कितना होगा भाई? फटाफट से आप बताएँगे। बिल्कुल, तो 3 होगा, ज़ाहिर-सी बात है। 1 4 और 3 एक-दूसरे के विपरीत होंगे, तो इसका बी ऑप्शन होगा, यानी कि 3, ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको? आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। समस्या आकृतियाँ दी गई हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे प्रश्नों को मैंने रखा है। देखिए यहाँ पर 4 जो है वृत्त यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर 4 भुजाओं से मिलकर के बना हुआ चतुर्भुज। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 भुजाएँ दी गई हैं, तो यहाँ पर 3 भुजाओं से मिलकर के एक क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर 4 भुजाएँ, यहाँ पर 4 भुजाएँ, यहाँ पर 4 भुजाएँ। 3 भुजाओं का पहला है आपसे त्रिभुज, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समस्या आकृतियाँ। समस्या आकृतियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे ये त्रिभुज बना हुआ है और रंगा हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज रंगा है, एक त्रिभुज सादा है। यहाँ पर दोनों आपके देखिए, यहाँ पर देखेंगे दोनों रंगे हैं चतुर्भुज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक चतुर्भुज आपका सादा पहले होगा और उसके बाद में एक चतुर्भुज आपका रंगा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले सादा और उसके बाद में रंगा कौन सा होगा? दोनों सादा गलत हो जाएगा, दोनों रंगा गलत हो जाएगा। पहले रंगा है बाद में सादा, ये भी गलत हो जाएगा। पहले सादा फिर रंगा, बिल्कुल पहले सादा फिर रंगा, करेक्ट आंसर डी होगा आपका, ठीक है? आगे देखेंगे समस्या करते हैं। देखिए बी यहाँ पर है तो डी यहाँ पर खाली है। बी के घात बी है तो यहाँ पर क्या होगा? डी के घात डी होगा। कैसे होगा? चूंकि यहाँ पर बी था तो बी बी बी, तो यहाँ पर डी डी होगा, और घात पे बी है तो घात पे यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी वही संख्या। तो यहाँ पर भी देखें घात डी के घात डी कौन सा किस में दिया? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डी के घात डी ए ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए निर्देश या प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से किन्हीं 3 प्रकार के समान है तथा वे समूह का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, उन शब्द को चुनिए। अब इनमें से देखें पृथ्वी, चंद्रमा, अरुण और कुबेर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पृथ्वी, कुबेर और अरुण ये तीनों क्या हैं? ग्रह हैं, ठीक है? और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, यानी कि ये एक जो है प्राकृतिक सैटेलाइट है, बोल सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह नहीं है ये प्राकृतिक उपग्रह, और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है? उपग्रह है, बाकी सारे ग्रह हैं। अब आप सोच रहे हो कुबेर कौन सा ग्रह है? कुबेर जो होता है इसी को यम कहते हैं। यम को अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटो, जो अपनी ग्रह से मतलब जो अपने कक्षा से इधर उधर भटकने लगा, इसीलिए इसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो कुबेर ही यम है। यम की बात करें, ठीक है, तो वही आपका क्या होता है? वही आपका एक प्रकार से प्लूटो होता है। तो अरुण, पृथ्वी, कुबेर, ठीक है, बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब आपके क्या हैं? ठीक है, ये सब क्या हैं? शुक्र, ये सब ग्रह हैं। क्लियर। और चंद्रमा जो है उपग्रह है किसका? पृथ्वी का। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। देखें, बताने का प्रयास करिएगा सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताएं, पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं? जल्दी सिस्टम में जा सकते हैं, या समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, या गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, या ढांचों को सरल बना सकते हैं? बताएं ढांचे को। तो पासवर्ड के उपयोग से उपयोगकर्ता जो होते हैं गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं अपनी, ठीक है? क्या बरकरार रख सकते हैं? प्राइवेसी का ध्यान रख सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है? वायरस सिग्नेचर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वायरस पहचानने के लिए वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईमेल का पूरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है? इलेक्ट्रिक मेल नहीं होता है, ना इसेंशियल मेल, ना इंग्लिश मेल, ना इंटरनेट मेल। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स जो होता है, ये इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का जो क्रय विक्रय होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को ई कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट पर जो एक प्रकार से क्या होता है, उत्पाद और सेवाएं जो होती हैं उनका जो क्या होता है भाई, उनका क्रय विक्रय होता है, तो वही चीज़ क्या होती है? वही आपकी एक प्रकार से ई कॉमर्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है? साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं वो क्या है? तो साइबर सुरक्षा मेलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से भी बचाती है, बिल्कुल ये तीनों काम करती है। यानी कि उपरोक्त सभी कार्य होते हैं साइबर सुरक्षा के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका।
आगे देखेंगे भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। साइबर सुरक्षा वाला प्रश्न कई बार विश्वविद्यालय में पूछा गया, कई विश्वविद्यालयों में, ठीक है। बताएं भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई है 15 अगस्त 1995 से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमिलिंसन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र के द्वारा बार बार एक ही मेल या संदेश भेजना क्या कहलाता है? अगर एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र के द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजा जाता है तो उसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, ईमेल स्पैमिंग कर रहा है। क्या बोलते हैं उसको? ईमेल स्पैमिंग बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे www प्रदर्शित करता है, यानी www का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। www जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइब वाइड वेब, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड, ये वर्ड नहीं है, यहाँ पर देखेंगे ये वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड दोनों गलत है, ये वर्ड होगा, ठीक है। वर्ल्ड वाइब सॉरी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, यानी बा ऑप्शन। आगे देखेंगे साइबर लॉ की शब्दावली में डोस का क्या अर्थ होता है? DOS का क्या अर्थ होता है साइबर लॉ की शब्दावली में? तो DOS का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? DOS का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है एक अगर अलग से प्रश्न कि इसका DOS का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिनायल ऑफ सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें यहाँ पर प्रश्न दिया गया है आपको। अब देखेंगे 37 कैसे आया, 54 कैसे आया, और यहाँ पर हमको ढूंढना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें भाई, 3 और 4 का गुणा कर दें, ठीक है, और हम 5 और 5 का गुणा कर दें, यानी इधर इधर का गुणा करके इधर इधर का गुणा करके क्या कर दें, जोड़ दें, तो देखें आता है क्या। सबसे पहले यही ट्रिक हम अपनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, 5 5 का गुणा किया, तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में हमने किया, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 यानी 3 चौको कितना होगा, 3 चौको कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें भैया, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, और 2 1 3 2 1 3 होता है, 37। बिल्कुल 37 आ गया, यानी कि ये ट्रिक फॉलो हो रही है। अब यहाँ पर भी ये यही ट्रिक अगर फॉलो हो गई तो समझ लें यहाँ पर भी वही हम लागू करेंगे। अब 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 पचे कितना होता है भैया, बोलो 35, ठीक है। 4 का गुणा 4 में करोगे, 4 चौको कितना होता है भैया, 16, 4 चौको 16, फिर जोड़ दो दोनों को, 5 और 1 6, ठीक है, 3 और 1 4, 46 आ रहा है, कितना आ रहा है, 54 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 46 होना चाहिए। एक मिनट फिर से जोड़ो, 6 5 11 के एक हासिल है। देखिए एक मिनट थोड़ा सा तीव्र गति से, मतलब जल्दबाजी में थोड़ा सा जोड़ घटाव में ऊपर नीचे हो गया। बाकी जोड़ घटाव तो बिल्कुल आता ही, चूंकि इंटर मेरा मैथ से हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर जी गलत जोड़ दिए। 5 और 6 कितना होता है, 6 5 11 के एक हासिल नहीं, एक, और 3 1 4 और 1 5, 51। यहाँ पर 54 गलत लिखा है, यहाँ पर 51 कर लेंगे, ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया था, तो इसको 51 कर लेंगे, तो यहाँ पर 51 आ गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर आप जोड़िएगा, ठीक है। 5 और 6 का गुणा करेंगे, क्या होगा, 6 पंचे 30 प्लस 3 त्रिका 9, 30 और 9 कितना होता है, 39, यानी कि 39। ऑप्शन में आपको दिया 39, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ पर 51 कर लीजिएगा भाई, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा में, ये थोड़ा सा आपको कठिन जरूर प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। सबसे पहली बात इसमें आप देखेंगे, देखिए 12 का गुणा अगर आप 5 में करेंगे, 12 पंचे कितना होता है, 12 पंचे 60, यानी 12 का गुणा 5 में करके 6 से भाग दे दो, ठीक है। 6 से भाग दे दिया, कितना आ गया आपका, 10 आ गया, यहाँ पर लिख दिया। ऐसे यहाँ पर करना है, 8 का गुणा 9 में करो, ठीक है, 9 8 72, ठीक है, और बटे में 2 से भाग जरूर रहेगा, ठीक है। 9 8 कितना होता है, वैसे आप अगर गुणा करेंगे भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 9 चौक 36, 36 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 36 आपका आ गया। इसके अलावा आप देखेंगे 9 का गुणा यहाँ पर होगा और 3 से भाग होगा। तो मान लेते हैं अब यहाँ पर हमको कौन सी संख्या देखनी है जिससे हम 3 से भाग करेंगे तो 24 आ जाए। तो इसके लिए सीधा सीधा हमको क्या करना है, 9 गुणे हमको यक्स यहाँ पर मान लेना है, ठीक है, और यहाँ पर हमको 3 से भाग दे देना, बराबर हमको 24 जाहिर सी बात है मिल रहा है, तो हमने ऐसे कर लिया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3x बराबर 24 हो जाएगा, तो
3 यहाँ से कट 3 एक नम 3 और 8 त्रिक 24 कितना होता है 8 त्रिक 24 3 8 24 x बराबर 8 आ जाएगा। यानी x के स्थान पर हमको यहाँ पर 8 भर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम 8 भरेंगे तो देखिए 24 आपका डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। 9 8 कितना होता है 72 होता है। ठीक है 72 को 3 से भाग दे दो 24 आ जाएगा। 24 यहाँ 72 होता है बिल्कुल 24 आ गया आपका। ठीक है क्लियर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपका भरा जाएगा 8 सी ऑप्शन। ठीक है आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए 7 और 7:50 समानुपाते 11 यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए जिस प्रकार से 7 से यहाँ पर 50 आया है ऐसे ही 11 से यहाँ पर एक संख्या आएगी। अब कैसे आएगी 7 सता 49 और 1 प्लस यानी कि 7 गुणे 7 प्लस 1 हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर 11 गुणे 11 प्लस क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे। अब देखिए 7 सता 49 और 1 50 तो 50 आ गए यहाँ पर। 11 का रहीम कितना होता है 121। 121 में आप एक जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 122। 122 कहीं पर दिया गया ऑप्शन में, बिल्कुल बी ऑप्शन में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे आप देखिएगा यहाँ पर देखेंगे 12 है तो 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 36। 12 3 36 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 1/3 दिया गया तो 1/3 से 3 से गुणा करिएगा जो आएगा वही हो जाए। 3 3 कट गया बराबर कितना आएगा 1 आएगा। एक ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे देखेंगे यहाँ पर मोर लिखा है, मोर को NNSD लिखा है तो ऐसे सी यानी क्रॉ को क्या लिखेंगे हम। तो इसमें आपको ट्रिक फॉलो करनी होती है। कौन सी ट्रिक, सीधे सीधे अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ऐसे अगर आप देखेंगे यम के बाद में कौन सा अक्षर आता है, यम के बाद में यन आता है, ओ के बाद में ओ से पहले या ओ के बाद में यानी ओ से पहले एक आता है यानी +1 पहले चल रहा है फिर -1 चल रहा है। फिर आप देखेंगे आर यस, आर के बाद में यस आता है बिल्कुल यानी कि फिर +1 चल रहा है और फिर -1 चल रहा है। यानी इस तरीके से +1 -1 +1 -1 चल रहा है। तो सबसे पहले सी के बाद में कौन सा अक्षर आता है डी आता है +1। आर के पहले कौन सा अक्षर आता है, आर के पहले कौन सा अक्षर आता है भाई क्यू आता है तो डी क्यू हो जाएगा। ए के बाद में कौन सा अक्षर आता है बी आता है बी लिख दिया। डब्लू से पहले कौन सा अक्षर आता है, डब्लू से पहले आपका आता है वी। ठीक है तो वी लिख दिया। तो डी क्यू बी वी ये ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऐसे ही आगे आप देखिएगा अगला क्वेश्चन है AZB CYD। ऐसे आगे क्या होगा इसका आपको करना क्या है, सीधे सीधे आपको ए कितने नंबर पर, आपका 1 नंबर पर है तो सी लिख दिया गया यानी 1 + 2। ठीक है यानी कि 1 में +2 किया गया तो 1 इसका होता है और सी का 3 होता है। ठीक है यानी कि +2 यहाँ पर चल रहा है। ऐसे ही जेड आप देखेंगे कितना है 26 नंबर पर है। वाई कितने नंबर पर आपका है, वाई आपका कितने नंबर पर है 25 नंबर पर यानी कि -1 यहाँ पर चल रहा है। ठीक है 25। ऐसे ही आपका बी कितने नंबर पर है 2 नंबर पर है और डी आपका 4 नंबर पर है +2 यानी कि +2 -1 +2 ऐसे चल रहा है। तो +2 ई में +2 करेंगे ई 5 नंबर पर आता है और +2 करेंगे तो 7 नंबर पर आपका जी आता तो जी आपको मिल गया पहला अक्षर। यक्स से -1 यानी यक्स से पहले कौन सा अक्षर आता है, यक्स से पहले आपका डब्लू आता तो जी डब्लू हो गया एक। इसके बाद में यफ, यफ में 2 अक्षर जोड़ो क्या होगा, यफ कितने पर आता है आपका, यफ आता है भैया आपका 6 नंबर पर। 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा तो DWH। ठीक है तो इस तरीके से आपका GWH कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा GWH। ठीक है ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर आपको दिया गया 100, यहाँ पर 144। तो यहाँ पर आपको भरना है यानी कि 100 जो यहाँ पर आया तो इसके स्थान पर आपको देना। 144 यहाँ पर आया। अब देखेंगे यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर ये दिया गया है। यहाँ पर ये है तो ये 12 का स्क्वायर यानी कि 2 फादिल करके यानी कि +2 कर दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए 484 जो होता है 22 का वर्ग होता है। कितने का 22 गुणे 22 करेंगे 484 आएगा। यानी कि इससे 2 माइनस करके हम देखेंगे चूंकि यही वाला हमको देखना 2 प्लस होना उसमें। तो 20 का स्क्वायर जो होगा वही लिखा जाए। 20 का स्क्वायर 400 होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं तो आप सभी लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है बताइएगा बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे। ओके और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है हमको पढ़ाते वक्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए प्रथम गणना यंत्र है अबेकस, CPU या फिर रेकनिंग मशीन या फिर डिफरेंस इंजन। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ये बात। प्रथम गणना यंत्र की अगर बात की जाए तो इसको ब्लेज पास्कल ने खोजा था। यानी किसको खोजा था, अबेकस को। अबेकस जो है ये प्रथम गणना यंत्र है, प्रथम गिनती करने वाला यंत्र है ये। कौन, अबेकस। किसने खोजा था, ब्लेज पास्कल ने। कब खोजा था, 1642 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किसने किया था? कपड़े बुनने का लूम का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने नहीं किया था, बिल्कुल ठीक है। ब्लेज पास्कल ने किसका खोज किया था? इन्होंने प्रथम गणना यंत्र अबेकस का खोज किया था, ठीक है। जोसेफ जेकार्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जोसेफ जेकार्ड महोदय ने कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया था, ये बात ध्यान, किसने किया था? जोसेफ जेकार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? आधुनिक कंप्यूटर के जनक आप सभी लोगों को पता होगा कौन है? चार्ल्स बेबेज जो हैं, ये आधुनिक कंप्यूटर जो हम लोग देख रहे हैं उसी के जनक हैं ये, ठीक है। बिल गेट्स तो आपके वो हैं, क्या बोलते हैं बिल गेट्स? बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो सीईओ, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो स्वामी है, मतलब स्वामित्व करते हैं उसके, मतलब उसी के मालिक हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के, मतलब थे। उन्होंने अब कई बार इस्तीफा भी दिया है। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं वो किस भाषा में लिखे जाते हैं? असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं। किस भाषा में? असेंबली भाषा में। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर जो है 1952 से लेकर के 1964 के ईस्वी में जो कंप्यूटर का विकास हुआ या जो कंप्यूटर बने, वो खास करके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहे जाते हैं, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर 1952 से 64, और भी कई पीढ़ी कंप्यूटर होते हैं, अभी मैं आपको समझा दूंगा। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो है उसमें आप देखते हैं वैक्यूम ट्यूब की बात होती थी। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, उसके बाद में देखें आईसी का प्रयोग किया गया किस कंप्यूटर में? आईसी का आईसी जो है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म होता है आईसी का। तो इंटीग्रेटेड सर्किट की अगर बात की जाए तो इसका जो है इसका प्रयोग किस में किया गया? इसका प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया आईसी का, ठीक है। कब तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की अगर बात की है तो 1964 ईस्वी से लेकर के 1971 ईस्वी की जो जो है समय काल है, इसके जो कंप्यूटर है इस समय के तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर कहे जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और 1959 में जो है खास करके, मतलब आप देखिएगा 1964 से 1971 में तृतीय पीढ़ी का समय है और उसी में आईसी का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो शुरुआत से लेकर के 1900, आप देखेंगे 1952 या 51 तक का जो समय काल रहा है शुरुआत से, वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया। और द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर की अगर बात की है तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया 1952 से 1964 तक ये रही। चतुर्थ पीढ़ी की अगर बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी जो रही है ये 1971 से शुरू होती है और 1981 या 80, 1980 मान सकते हैं, 1980 तक जो समय काल रहा है ये चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है। और 1980 से लेकर के अब तक जो समय काल रहा है ये है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है, बताइएगा ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सिलिकॉन जो है ये ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीकी है, बताएं माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? बिल्कुल बीएलएसआई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्कर्ट तथा मुचली ने आविष्कार किया। एक्कर्ट और मुचली ने किसका आविष्कार किया था? यूनिवेक का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया था जोसेफ जेकार्ड ने, उसका पूछ रहा है प्रश्न कि उनके लूम या जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता था किसमें? तो सारड़ियाँ उत्पन्न करने में भी इसका प्रयोग होता था, अंकगणितीय गणनाओं में भी, और कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न में भी। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर का समय काल। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का जो समय काल है वो कब से कब तक रहा है? तृतीय पीढ़ी का मैंने बताया था 1964 से 1971। 1964 से 1971 तो नहीं दिया है, लेकिन 1975 भी दिया, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1971 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका 71 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, ओके। तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है और लगातार आपके साथ ऐसे बना रहेगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे और ऐसे ही हम आपके साथ जो है लगातार बने रहेंगे, क्योंकि यही प्रश्न जो होते हैं आपकी परीक्षा में आते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन प्रश्नों को देख करके, ठीक है। देखिए, इन प्रश्नों को हल करने का मैं आपको तरीका सीधा सीधा आपको समझा दे रहा हूँ, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है अब इन प्रश्नों को लेकर के, ठीक है, कि इसको हम कैसे हल करेंगे, क्या होगा, ये होगा, दुनिया भर का आपके दिमाग में चीज़ें आने लगती हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखें, यहाँ पर सीधे सीधे क्या किया गया कि दिए गए वैकल्पिक चित्रों में से कौन सा ऐसा है जो नियोक्ताओं, डॉक्टरों और महिलाओं के संबंधों को ठीक प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो इनमें से डॉक्टर, नियोक्ता और महिलाएं,
इनमें से कौन प्रदर्शित करता है भाई? इनमें से जो सबसे सटीक इसमें से आता है, वो आता है भाई कौन-सा? वो आता है आपका तीसरे नंबर वाला। इसमें कुछ डॉक्टर नियोक्ता और महिलाएँ, ये तीनों एक-दूसरे से रिलेटेड हैं। कुछ नियोक्ता डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ महिलाएँ डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, कुछ नियोक्ता महिला भी हो सकती है, कुछ नियोक्ता डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के, तो यानी कि ये इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राष्ट्र, राज्यों और जिलों के बीच में होती है? तो देखिए राष्ट्र और राज्य और जिला, देखिए जिला सबसे छोटा, जिले जो होते हैं खास करके सबसे बड़ा अगर बताऊँ मैं, मान लेते हैं ये वाला आपका हो गया क्या? ये हो गया आपका राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर क्या आते हैं? राज्य आते हैं और राज्य के अंदर जिले आते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आपका बी वाला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर, ठीक है? आगे देखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में आरेख में से अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच का सही संबंध दर्शाता है। तो इसमें नर्स, रोगी और अस्पताल के बीच में जो सही संबंध दर्शाता है, वो दर्शाता है आपका, देखिए ये अस्पताल हो गया, अस्पताल में नर्स और रोगी दोनों होते हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी आकृति चावल, गेहूँ और अनाज को प्रकट करती है? अब देखेंगे अनाज जो होते हैं, चावल और गेहूँ दोनों अनाज हैं। तो इसीलिए आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अनाज हो गया, एक चावल हो गया और एक गेहूँ हो गया, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को प्रदर्शित करती है? कागज, कॉपी और लेखन सामग्री। कागज, कॉपी और लेखन सामग्री की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये वाला डी वाला ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देखेंगे लेखन सामग्री पूरा कर दें और एक कागज और एक कॉपी, ये दोनों का संबंध, कागज और कॉपी का संबंध, चूंकि कॉपी जो होती है कागज की ही बनती है, कुछ कागज कॉपी हैं, कुछ कॉपी कागज हैं, तो ये भी कह सकते हैं। तो यानी कि ये संबंध बिल्कुल ठीक है, डी वाला। आगे देखेंगे अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस रेखाकृति के द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया जाता है? राम मनोहर लोहिया में अब की बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसकी अगर बात की है तो यहाँ पर भी सीधे वही जिला, जैसे देखें सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा देखें राज्य, राज्य में क्या होता है? जिला आते हैं, जिले में आपके गांव आते हैं, तो यही वाला बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है? तो ऐसे ही ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आसानी से आप कर पाइएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर आपको छाँटना है सीधे-सीधे। यहाँ पर 4 मतलब ये प्रश्न दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से उस आकृति को चुनना है, जो आकृति इसमें एकदम से फिट बैठ जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक डंडी ऐसे पारी जाएगी और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सीधे एक डंडी ये होगी, उसके बाद में फिर ये चीज़ें होंगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी वहाँ पर मिली नहीं रहेगी, तो ये आप ऐसे देखेंगे, फिर इसके बाद में एक डंडी ऐसे होगी। अब यहाँ पर तो आप देखेंगे क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इसमें आपको यहीं पर चूज़ करना है। तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा-सा बारीकी के साथ देखना होता है और बहुत ही बारीकी के साथ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन-सा चीज़ भरा जाएगा, सीधे-सीधे आप देखिएगा। एक तो ये चीज़, यहाँ पर देखेंगे तीर जैसा कुछ चिन्ह बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे तीर जैसा बन रहा है, तीर जैसा चिन्ह यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं बनना है, तो यहाँ पर बनना है। तीर जैसा यहाँ पर बन रहा है, लेकिन तीर में यहाँ पर आप देखेंगे तीर जैसा, देखिए यहाँ पर तीर में ये तीर बनी है और इसके बीच में कोई डंडी नहीं है, यहाँ पर भी कोई डंडी नहीं, यहाँ पर कोई डंडी नहीं, यहाँ पर डंडी खींच दी गई, तो ये भी गलत है। यहाँ पर डंडी नहीं खींची है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका इसमें जो ये आकृति है एकदम से फिट बैठती है, तो यहाँ उठा करके कर देंगे तो बैठ जाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पर आप देखिएगा सीधे-सीधे यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर बिल्कुल आपको सटीक दिख रहा है, ठीक है? इसमें बिल्कुल आपको सटीक दिख रहा है, ये वाला जो कॉलम है ये आपको इसमें सीधा-सीधा बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? चूँकि आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे ये चिड़िया तरीके से इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे बना हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए ये उल्टा ऐसे करके बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर सीधा-सीधा ये ऐसे करके ये यहाँ पर ऐसे ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखेंगे ये तो उसी उल्टा है, ये भी चिड़िया ऐसे, तो ये भी नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, बिल्कुल ठीक है ये वाला, ठीक है? बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी बिल्कुल ठीक-ठाक है, आपको दिख रहा होगा वैसे ही, ठीक है? इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ये तो होगा नहीं बिल्कुल, ये भी नहीं होगा आपका। देखिए फूल-पाती किसमें आपको ज़्यादा दिख रही है? ये देखिए एकदम से ऐसे ही दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी ऑप्शन इसका, ठीक है, सॉरी एक मिनट, सी ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है? सी ऑप्शन। बिल्कुल दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर देखेंगे ये वाला जाकर के ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, फिर बीच में एक डंडी, डंडी, डंडी ऐसे-ऐसे पारेंगे, तो यहाँ पर यही बन रहा है केवल, और सारे नहीं बन रहे। इसमें आपको ये छाँटना है कि कौन-सा नहीं बनना है, बस आपका वैसे आपका जो बन रहा है वही से निकल आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा सीधे-सीधे
यहाँ पर एक रेखा तो ये आएगी सीधी, ठीक है, एक ये सीधी चली जाएगी, एक ये सीधी आएगी, इसमें मिल जाएगी, एक ऐसे गोला इसमें बीच में। देखिए तो यहाँ पर आपको तो ए में दिख ही नहीं रहा है ये बिल्कुल भी, ठीक है, तो ए में बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये, ए वाला वैसे गलत हो गया, बी में भी नहीं दिख रहा है ये, ठीक है। अब दिख किस में रहा है, यहाँ पर देखेंगे इसमें दिख रहा है, इसमें भी ये गोला बीच में नहीं दिख रहा, तो ये गोला वाला कट गया। इसमें गोला दिख रहा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे, इसमें ये लाइन जो थी, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन नहीं दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इसमें लाइन नहीं थी, इसमें ये वाली लाइन दी गई, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पर तो आपको बिल्कुल सटीक ही दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर एक गोला यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखेंगे इसमें गोला ही नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। अगर इसमें इसमें देखेंगे आप एक मिनट के लिए, ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे ये भी नहीं होगा, और इसमें बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे तीर वाला ये जो बना हुआ है सब में, इसमें तीर वाला नहीं बना हुआ, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तीर वाला ये बना हुआ है, तीर वाला इसमें भी बना हुआ है, इसमें गोला भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल ठीक है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक बैठ रहा है। यहाँ पर चूंकि ये वाला ये ऑप्शन पूरा ये नहीं दिया गया डब्बा वाला, ठीक है, यहाँ पर ऐसे सीधे ये इधर होगा, ऐसे करके ये बनेगा, ठीक है, तो सीधा ये बन रहा है आपका सी वाला ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे बड़े बारीकी के साथ, यहाँ पर दो लाइनें आपको खींची गई हैं और दो लाइनों के नीचे ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर आप देखें दो लाइनों के नीचे यहाँ पर बहुत दूर है, गैप है, तो यहाँ पर एकदम सटीक एकदम से बहुत थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर ऊपर है लाइन, यहाँ पर वैसे है, ये तीनों वैसे गलत हो गए। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सीधे सीधे लाइन जो होगी एकदम से यहाँ पर, एक मिनट, सबसे पहली बात ये इसमें मिलेगा, ये इसमें मिलेगा आकर के, ठीक है, ऐसे पूरा आपका चित्र बन जाएगा अगर आप बनाएंगे सही से, तो ये देखें, ठीक है। इसके बाद में ये वाली लाइन जो होगी आपकी, ये कुछ ऐसे जा करके यहाँ पर ऐसे मिलेगी, एकदम से बगल से जाएगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे और उस किसी में बगल से नहीं जाती दिख रही है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है, एडिटिंग टेक्स्ट या फिर जो है इंसर्टिंग टेबल्स और इंडेक्सेस, या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, या फिर प्रूफिंग डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एडिटिंग टेक्स्ट जो होता है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, नए नाम सहित या नए लोकेशनल पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस मतलब कि डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए, किस कमांड का, सेव या सेव एंड रिप्लेस या सेव एज या फिर न्यू फाइल, तो सेव एज ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, एम एस वर्ड का या फिर पेज मेकर का या फिर दोनों का, तो बिल्कुल एम एस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पेज मेकर दोनों का प्रयोग रिज्यूम बनाने के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है, देखिए लाइन स्पेसिंग का है, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज, इन सभी का संबंध फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की मतलब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से है, जबकि सर्चिंग का संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यानी कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है या होता है, बताइए। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, फटाफट से आप बताएंगे किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है भाई, तो स्पेल चेक का जो है इस स्पेल चेक प्रोग्राम का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रिंट के लिए कौन सी मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, बताएं। प्रिंट के लिए कौन सी मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, एडिट, स्पेशल या फाइल या क्लिप बोर्ड, तो प्रिंट के लिए जो है वो फाइल मेन्यू को क्लिक किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग CTRL+1 की को दबाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने की शॉर्टकट की क्या होती है,
तो शॉर्टकट की किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने की जो होती है वो होती है CTRL+P। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए CTRL+A, और किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने की जो सिलेक्ट मतलब की शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+P, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में टाइप करते समय टेक्स्ट स्वतः ही लाइन समाप्त होने पर अगली लाइन पर टाइप होने लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को वर्ड रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रैप बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो MS ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से या सॉरी अस्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है, यानी किस में स्टोर करी जाती है? रोम में, या हार्ड ड्राइव में, या डिस्केट में, या क्लिपबोर्ड में? तो क्लिपबोर्ड में जो है वो अस्थायी रूप से स्टोर करी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, चूंकि बहुत ही जबरदस्त है और ऐसे ही आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ऐसे वीडियो को बनाने में, चूंकि मैं लगातार आपके लिए साथ बना हुआ हूँ। आप BA में है, BSc में है, BCom में है, सभी के लिए ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, मतलब सबसे पहली बात इसमें आपको समझना होगा, अगर बाएं बाएं की बात होगी तो इसका मतलब है प्लस प्लस, मतलब कि बाएं बाएं की बात होगी माइनस हो जाएगा, दाएं दाएं की बात होगी तो माइनस होगा, बाएं दाएं की बात होगी तो प्लस होगा, और दाएं बाएं की बात होगी तो भी प्लस होगा। ये मैंने कई बार आपको समझा रखा है। देखिए आप समझने का प्रयास ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला कोई है, अंग्रेजी वर्णमाला कोई मतलब कि समझ रहे ना, ABCD वाला पूरा का पूरा फंडा लिखा हुआ है। अब उसमें कौन सा अक्षर बाएं से साथ में, बाएं मतलब कि मैं लेफ्ट करता हूँ, बाएं से साथ में के बाएं, यानी फिर बाएं की बात कर रहे हैं, यानी बाएं बाएं होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाएं बाएं की बात कर रहे हैं यानी कि माइनस होगा। बाएं से फिर 15वां है, ठीक है, यानी लेफ्ट का फिर 15वां यानी माइनस। तो 15 में से आपका 7 घटेगा, क्या हो जाएगा? 15 में से आपका 7 घटेगा, नहीं कि लेफ्ट का माइनस का 8 होगा यहाँ पर, यानी माइनस का 8 लेफ्ट का होगा, ठीक है। अब लेफ्ट का -8 निकला तो फिर इसको बाएं से ही आपको माइनस में चूंकि दिया गया है, 26 से अगर आप इसको घटाएंगे, माइनस का दिया गया है, 26 में से 8 आप घटा देंगे, माइनस का दिया हुआ है, तो जो आएगा वही आपका लिख देंगे। 26 में से अगर आप 8 घटाओगे तो क्या बचेगा? आपका 18 बचेगा। 18 नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है? आर आता है, तो आर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, यानी कि आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप वैसे वर्णमाला को अगर उल्टा सीधा करके देख ले, ठीक है, तब भी आपका चूंकि घटेगा तो माइनस का 8 होगा, और माइनस के 8 की अगर बात की है, जब कोई संख्या आपको माइनस में दी जाएगी तो आपको 26 से वो संख्या आपको यहाँ पर क्या कर देनी होगी? जोड़ देनी होगी। 26 में जोड़ मतलब कि जोड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको अगर आप जोड़ेंगे 26 में 8 तो जोड़ और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, यानी कि 26 में से आप वो घट जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो 26 में से आपका 8 घट जाएगा सीधे सीधे। आप ऐसे समझिए, जो संख्या अगर कोई संख्या जो माइनस में आती है उस संख्या को आप सीधे उठा करके 26 से घटा दो, ठीक है, माइनस को हटा करके आप 26 को हटा दो, जो संख्या आएगी वही नंबर पर जो होगा, 18 नंबर पर आर आता है आपका, ठीक है। तो आर आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आगे देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से यानी कि बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा? आप दाएं बाएं की अगर बात करें तो ये जो होता है, ये अब जुड़ेगा 15 और 15 क्या होता है? 30, यानी लेफ्ट का 30। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जैसे जो पहले संख्या होती है वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी लेफ्ट की, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ पर पहले था तो 15 15 क्या हो गया? 30 हो गया। यहाँ पर राइट मैंने नहीं लिखा, लेफ्ट लिखा। क्यों लिखा लेफ्ट? क्योंकि इसका तरीका होता है यही, ठीक है, क्योंकि जब बाएं होगा पहले तो बाएं लिखा जाएगा, अगर दाएं से देखेंगे तो दाएं हमेशा लिखेंगे। तो बाएं हमने किया तो क्या निकला? लेफ्ट का 30 निकला, यानी बाएं से 30वां अक्षर। अब बाएं से 30वां अक्षर तो चूंकि हमको पता नहीं है, अब 30 निकल गया। अब 30 देखिए 26 से कितना जाता है? 26 से 4 ज़्यादा है 30, ठीक है, 26 से 4 जाता है, यानी कि अब फिर से शुरू से कर देंगे तो 1 नंबर पर आपका ए आता है, ठीक है, 1 नंबर पर ए आता है, 2 नंबर पर बी आता है, 3 नंबर पर आपका सी आता है, और 4 नंबर पर आपका क्या आता है? डी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, चूंकि 26 से 4 ज़्यादा है 30, तो इसीलिए 26 में कितना जोड़े कि 4 मतलब कि 30 हो जाए, तो 4 जोड़े तो 4 नंबर पर जो आएगा वही आपका हो जाएगा, तो यानी कि डी आता है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, ऐसा प्रश्न और भी आ सकता है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से बाएं मतलब कि लेफ्ट से 6वें के बाएं, ये बाएं मतलब कि क्या होता है? लेफ्ट का 20वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? जब ठीक बीच में की बात करें तो ये भी प्रश्न आप जान लीजिए, अगर कोई अक्षर ठीक बीच में कह रहा है और बाएं बाएं की बात कर रहा है तो सीधे सीधे क्या करेंगे? दोनों अक्षर को जोड़ देंगे, तो 6 और 20, और दोनों को जोड़ करके किससे भाग दे देंगे? 2 से। 20 और 6 कितना होता है? 26,
26/2 13, यानी कि 13 नंबर पर जो अक्षर आएगा वही हो जाएगा। 13 नंबर पर कौन सा आता है, मैं तेरा हीरो, यानी कि यम आता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मैंने याद करने के लिए एक मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, तो उस मूवी से आप एक चीज़ याद कर सकते हैं कि मैं तेरा हीरो, यम जो होता है 13 नंबर पर आता है। ठीक है, तो ये रीजनिंग जब आप ये एसएससी या पुलिस वगैरह में जब आती थी तो उसमें चूंकि समय नहीं रहता है, और बीए में तो समय है, आप लिख करके भी बढ़िया तरीके से आप वहाँ पर काम चला सकते हैं। एग्जाम हॉल में पन्ना मिलता है आपको, तो यहाँ पर जो है 13 आएगा, मतलब कि 13 आएगा तो यम लिख देंगे। यम अक्षर जो होगा 6 और उसके बीच में आपका आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया आपका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, मतलब कि दाएं से, अब यहाँ पर दाएं से आ गया। दाएं मतलब कि राइट, राइट से चौथे के राइट जो होगा 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। जब यहाँ पर राइट से दिया जाएगा ठीक बीच में, तो उसको राइट राइट से करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है। अब राइट राइट से दिया है लेकिन उसको लेफ्ट से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लेफ्ट से कन्वर्ट करने के लिए आपको 27 से माइनस करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए राइट राइट से दिया तो इसको आप देख लीजिए, क्या ट्रिक बताई थी मैंने, दोनों को जोड़ लें। 16 और 4 कितना होता है, 16 4 20, 20 के बटे 2 करेंगे यानी कि 10, 10 नंबर आपका आया। अब ये 10 आया किधर का, राइट का 10वां अक्षर जो होगा। राइट का 10वां अक्षर अगर वैसे ही आप जो है उल्टे तरीके से ABCD जेड से लेकर के गिनेंगे तो आपका जो 10वां अक्षर आएगा वही आएगा। लेकिन अब इसको हमको अगर घटाना है, अगर पूरा देखना है, राइट से अगर 10वां है तो इसको लेफ्ट से बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 27 से हमको 10 क्या करना पड़ेगा, 27 से हमको क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 नंबर पर, यानी कि लेफ्ट से 17वां अक्षर जो होगा वही राइट से 10वां अक्षर होगा। क्लियर, तो 17 नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है, क्यू आता है। अगर ये राइट से जोड़ेंगे तो आपका क्यू वो 10वें नंबर पर आएगा, लेकिन लेफ्ट से अगर उसको गिनेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में तो वो 17वें नंबर पर आएगा। ठीक है, तो क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20 के दाएं पांचवा होगा, तो बताएं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से यानी कि राइट से 20, ठीक है, और उसके दाएं यानी कि फिर राइट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। राइट राइट दिया गया यानी कि दोनों घट जाएगा, 20 में से आपका 5 घटेगा यानी कि राइट का 15 आ गया। अब 15 आ गया, चूंकि आपको यहाँ पर पता है कि जब आपको राइट से दिया गया 15वां अक्षर, उसको लेफ्ट से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 27 से घटाना पड़ेगा। 27 से हम घटा देंगे, 27 से 15 हमने घटाया, क्या निकलेगा, 27 से 15 घटाने पर आपका 7 में से 5 गए 2, और 2 में से 1 गए आपका 1 आएगा यानी कि 12। ठीक है, 12 नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है, 12 पर यल आता, तो यल यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर हल करना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखें बताइएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन होता है, बताइए। MS वर्ड की फाइल को सेव करने पर उसका एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है, वो डॉट कॉम, मतलब कि ये होता है डॉट, यानी कि .doc। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ड स्टार में प्रति लाइन कितने अक्षर प्रदर्शित करते हैं। वर्ड स्टार में प्रति लाइन जो होते हैं वो 65 अक्षर प्रदर्शित करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड, डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने की कमांड जो होती है वो एडिट फिर उसके बाद में फाइंड, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल ऑप्शन किसके अंदर होता है। फाइल ऑप्शन किसके अंदर होता है, मेन्यू बार के अंदर फाइल ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वर्ड स्टार में फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है। वर्ड स्टार में फाइल का नाम जो होता है वो 8 अक्षरों में अधिकतम हो सकता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है, बताएं। फुल स्क्रीन व्यू के लिए क्या शॉर्टकट होता है, तो फुल स्क्रीन व्यू के लिए CTRL+UV होता है, और अगर वैसे बोले तो एक शॉर्टकट की होती है F11, वो भी फुल स्क्रीन व्यू के लिए F11 शॉर्टकट की मानी जाती है, F11। तो F11 अगर नहीं दिया तो आप CTRL+UV भी कर सकते हैं, लेकिन जो है F11 ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में कौन सा कमांड के द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है, बताएं। एक टेबल को एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड के द्वारा, कौन से कमांड के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, तो वो कमांड है आपका इंसर्ट टेबल, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनडू में किस की यानी किस बटन का प्रयोग किया जाता है, बताएं। तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है अनडू में, तो अनडू में CTRL+Z का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखे हुए टेक्स्ट को छोड़ा मतलब छोटा या बड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिखे हुए टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू की संख्या होती है, बताइएगा। तो 9 होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से संबंधित है? कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से संबंधित है भैया? देखिए, इंसर्ट टेबल, सॉर्ट असेंडिंग एंड सॉर्ट डिसेंडिंग, ये सभी जो है ये टेबल मेन्यू से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पास्कल एक क्या है? पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है या निम्न स्तरीय भाषा है? फटाफट से आप बताएंगे। तो पास्कल क्या है? पास्कल जो है एक उच्च स्तरीय भाषा होती कंप्यूटर की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? कंप्यूटर की भाषाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में या निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूनिक्स जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी टैली, स्प्रेडशीट एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। यूनिक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, जावा से क्या आशय है? जावा से क्या आशय है? ये कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है जावा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर सुरक्षा के निम्नलिखित उपायों में से गलत की पहचान करें। इनमें से कौन सा गलत है? देखिए, कंप्यूटर का उपयुक्त विधि से शट डाउन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सभी फाइलों को का बैकअप बनाना चाहिए, बिल्कुल। लाइसेंसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, गैर लाइसेंसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह होता है, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक है। यानी ये गलत ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर पैकेज है। सॉफ्टवेयर पैकेज सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गणनात्मक एवं आंकड़ों संबंधी कार्य हेतु निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त किया जाता है? बताइएगा। कंप्यूटर पर गणनात्मक एवं आंकड़ा संबंधी कार्य के लिए जो वो प्रयोग करते हैं वो फॉक्स प्रो का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन की अगर बात की, फोर्ट्रॉन क्या है? फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फोर्ट्रॉन का? फार्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा एक प्रश्न और आप पूछा है, आर ए एम यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपसे पूछता है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आपसे और पूछता है कि जैसे कि बताएं, ईमेल का फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, मैंने प्रश्न बता दिया था। आपसे पूछेगा, ठीक है, और भी तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। सीपीयू का फुल फॉर्म तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्लियर, ये सब प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है बेसिक्स। बेसिक्स का फुल फॉर्म देखिए, बेसिक्स का मतलब क्या होता है? बेसिक्स का मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, ठीक है। ये बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड को बेसिक कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं ब्राउजर्स, ग्राफिक्स और स्प्रेडशीट, ये सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया प्रश्न आ चुका है। एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। पुरुष बकरियों से 2 गुना है और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं? बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन आपको दिया गया, यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं आपको समझने चाहिए, समझने लायक है, इसलिए मैंने सोचा आपको समझा दें। हो सकता है अर्थमेटिक रीजनिंग का ये प्रश्न है और अंकगणितीय तर्क शक्ति से ये प्रश्न हो सकता आ जाए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे आपको करना क्या होता है, आपसे कहा गया एक समूह है उसमें उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। तो मान लेते हैं भेड़ों की संख्या x है। तो आपसे क्या कह रहा है, अगर भेड़ों की संख्या हम x मान लेंगे तो उतनी ही मुर्गियां हैं जितनी भेड़ हैं। तो मुर्गियों की संख्या, जो कि भेड़ों की संख्या हमने x मानी, तो भेड़ और मुर्गियों की संख्या सेम है, तो इसीलिए मुर्गियों की संख्या भी हम x मान लेते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया आपका। आगे है, इसलिए चूंकि बकरियों की संख्या कह रहा है कि बकरियों से 2 गुना है, पुरुष बकरियों से 2 गुना है। तो अगर पुरुष जो है बकरियों से 2 गुना है, अगर मान लेते हैं बकरियों की संख्या 2x है, तो पुरुष जो है पुरुषों की संख्या कितनी है? 2 गुना है बकरियों से, तो बकरियों की 4x हो गया। क्योंकि यहाँ पर और आगे कह रहा है कि बकरियाँ भेड़ों से 2 गुना है। बकरियाँ जो हैं भेड़ों से 2 गुना है, तो बकरियाँ किससे 2 गुना है? भेड़ों से 2 गुना यानी 2x है, बिल्कुल ठीक है। और जो है बकरियों से दुगुनी संख्या में कौन है? बकरियों से दुगुनी संख्या में पुरुष हैं, तो पुरुष 4x है, 2 दूना 4, सभी लोग बिल्कुल क्लियर हो गए। इसके बाद में आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में अनुसार पैरों की कुल संख्या पूछ रहा है और यहाँ पर दिया गया है, यदि पैरों की कुल गणना 44 है, कुल मिलाकर के 44 पैर हैं, तो कितने 4 पैर वाले जानवर हैं? यहाँ पर बड़ा अच्छा तरीका है इसको याद करने का। जितनी संख्याएं सबको जोड़ लिया, ठीक है। 4x प्लस 2x प्लस 2x गुणे 4, ठीक है, प्लस 4x गुणे 2,
ठीक है। उसके बाद में बराबर 44 आपने कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये और बराबर 44, चूंकि कुल पैरों की संख्या है दी, सबको जोड़ करके और आप इसको हल कर लीजिएगा। 4x प्लस 2x प्लस 8x प्लस 8x, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर x गुणे 4 क्यों किया, x गुणे 4, चूंकि भेड़ के 4 पैर होते हैं और पैरों की संख्या दी गई, भेड़ों की संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। तो 4x यहाँ पर हमने किया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 2x यानी 2 गुणे एक्स इसलिए क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं, इसीलिए 2 गुणे एक्स किया, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 2x गुणे 4 इसलिए किया क्योंकि बकरियों के 4 पैर होते हैं, इसलिए 4 से गुणा किया 2x का, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और 4x की अगर बात की तो महिलाओं के मतलब कि पुरुषों के 2 पैर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर 4x को 2 से गुणा किया, क्योंकि पैरों की संख्या कुल मिलाकर 44 दी गई और सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पर आपका जोड़ ये इतना आया और ये 44। अब इस सभी को जोड़ 4 2 6 8 6 14, 14 और 8 कितना होता है, 14 और 8 कितना होता है, 14 और 6 20 और 2 22, बिल्कुल 22x हो गया यहाँ पर। 22x बराबर 44 के, तो x बराबर 2 के, बिल्कुल x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर आपको x के मान के स्थान पर 2 रखना है। तो भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर मुर्गियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगी, 4 बकरियाँ हैं। पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, यानी 8 पुरुष हैं। क्लियर। अब यहाँ से पूछा क्या गया था, आपसे पूछा ये गया था भाई, पूछा क्या गया था, पूछा आपसे गया था कि बताइए कि कुल कितने पैरों की मतलब कि कुल 4 पैर वाले जानवर कितने। तो 4 पैर देखें, 4 पैर किनके, भेड़ों के 4 पैर होते हैं, यानी कि 2 भेड़ हो गए, 2 भेड़, ठीक है। और इसके अलावा बकरियां के 4 पैर होते, तो यानी कि 4 कितनी बकरियां थी, 4 बकरियां, यानी कि 4 ये हो गई, ठीक है। पुरुष 2 पैर होते तो ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, यानी कि 4 2 6, यानी कि 6 जो है पशु ऐसे हैं जो कि कितने पैर वाले हैं, 4 पैर वाले। तो यहाँ पर 6 दिया, बिल्कुल आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको हल करना है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपको दिया गया है, एक निश्चित धनराशि को दर्शन, स्वाति और निवृत्ति के बीच बांटा गया है। एक निश्चित धनराशि है, उसको दर्शन, स्वाति और निवृत्ति के बीच में बांटा गया है। ये 3 लोग हैं और एक धनराशि उसको बांटा गया है। तो 3 धनराशि है, उनमें से निवृत्ति को 539 मिले हैं, 539 निवृत्ति को मिले हैं, ठीक है। दर्शन, स्वाति और निवृत्ति के बीच बांटी गई धनराशि का अनुपात आपको 5 6 7 का दिया गया है। ये 5 अनुपात जो है किसका है, दर्शन का है। यानी 5 अगर 100 रुपया है तो मन मा से मतलब कि 6 5 7 6 6 5 11, 11 और 7 कितना होता है, 11 7 कितना होता है, 18, 11 7, 11 7 18। तो 18 रुपया अगर है कुल मिला के, तो मन में से 5 रुपया दर्शन के हुए, 6 रुपया स्वाति का है और 7 रुपये निवृत्ति का है, ठीक है। जौने माँ से निवृत्ति जो है 539 रुपये पा चुकी हैं, ठीक है। निवृत्ति निवृत्ति को कितने मिले, 539 मिले। अगर चाहो तो आप निवृत्ति से डायरेक्ट निकालो 7 बराबर 539 के, लेकिन यहाँ पर आप एक ट्रिक और लगा दीजिएगा जो यहाँ पर हल की गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधे सीधे क्या, अगर माना कुल धनराशि बराबर यक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न में 7 चूंकि तो 11 7 आपका 18 हो गया। समझ रहे हैं चीज़ों को ना। तो 11 7 आपका कितना होगा, यहाँ पर चलिए फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक का मान निकला 77 के, और आपका 5 6 7 यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 से गुणा कर देंगे तो कुल धनराशि आपकी आ जाएगी 77 गुणे 18। अगर आप करेंगे 1 मिनट के लिए देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये ट्रिक आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। 77 गुणे 18 के, ठीक है। आप गुणा कर दीजिए तो आपका निकल आएगा, ठीक है। 8 8 8 7 56 के 6 हासिल लाइन 5 और 8 7 56 और 5 कितना होता है 56 और 5 61, ठीक है। करेक्ट करेंगे 7 7, ठीक है। आप देखेंगे 6 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ पर आपका कितना आएगा
6 7 कितना होगा, 6 7 13 यानी 1386, और 1386 यहाँ पर देखेंगे आया है बिल्कुल, तो वही ट्रिक आपकी चल रही है, 1386 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकलेगा। देखिए सिंपल सा क्या मैंने आपको बताया, देखिए निवृत्ति को 539 मिले हैं, निवृत्ति का अनुपात कितना है, 7 है, 7 बराबर 539 के, तो एक अनुपात का मान निकाल लिया हमने, कितना निकला, 77 निकला, 77 निकला। अब चूंकि कुल धनराशि पूछी, कुल धनराशि कितनी थी, तो 7 का अगर मतलब कि 1 बराबर 77 निकला, ठीक है, तो आप सभी को जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ने का मान कितना आ गया, 18 आ गया, तो 18 का कुल पूछा गया तो 77 से गुणा कर देंगे, निकल आएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि स्वाति को कितने रुपए मिले, ठीक है, स्वाति को तो 6 रुपये, मतलब कि 6 इसमें है तो 6 से गुणा कर देंगे, स्वाति का निकल आएगा। आपसे पूछे दर्शन को कितने रुपए मिले, तो 5 से गुणा कर देंगे, उनका निकल आएगा दर्शन का। निवृत्ति को कितने मिले, तो अगर आप देखेंगे 77 से आप 6 7 गुणा कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा 539। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न आपको दिया गया, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए जानने का प्रयास करते हैं ये प्रश्न आप कैसे हल करेंगे। क्लियर, चलिए एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आप पढ़िए। सबसे पहले ये कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, इसमें आपको तर्क शक्ति थोड़ी सी लगानी पड़ेगी अपनी, और ऐसे प्रश्न में आप बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। अब गलत नहीं करना है, इसके लिए आपको सीधे सीधे वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे क्या कह रहा है भाई, देखिए कथन आपको क्या दिया गया, कथन है कि, एक मिनट, कथन आपको दिया गया कि बहुत सी संस्थाओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। तो परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति बहुत सारे उसने अपना ली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पूर्व धारणाएं क्या है। हो सकता है कि देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हो सकता है, बिल्कुल ये मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिली, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यानी कि पहला बिल्कुल ठीक है इसका, और दूसरा नहीं ठीक है, यानी कि इसमें केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका ये केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। ऐसे दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, कथन है कि नोटबंदी से छोटे कारोबारियों को ज़्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है। तो निष्कर्ष करा कि नोटबंदी से बड़े कारोबारी पूरी तरह से अप्रभावित रहे हैं, नोटबंदी से व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो ये नहीं कह सकते केवल बड़े व्यापारी ही इससे प्रभावित हुए हैं, छोटे व्यापारी भी प्रभावित हुए हैं या अप्रभावित रहे हैं, तो ये गलत है। यानी कि केवल दो अवधारणा जो है सही है, यदि केवल दो अनुसरण करता है तो बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कथन दिया गया कि एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। तो अब पुलिस अधिकारी को करना क्या चाहिए। निष्कर्ष, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, ये बात ठीक है। दूसरा कथन मतलब निष्कर्ष है कि पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए, नहीं ये नहीं है, तुरंत को ये करनी चाहिए, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक होगा कथन एक, यानी कि केवल निष्कर्ष एक मेल खाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क है इसी के स्थान पर कौन सा नंबर मतलब क्या भरा जाएगा, यही आपको यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर सीधे सीधे आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या होगा, देखिए 7 गुणे 3 गुणे 2 करें, यानी कि 7 तरीके 21, 21 दूना कितना होता है, 21 और 21 दूना कितना होता है, फटाफट से आप बताएंगे। 21 दूना हो 42 ना, 21 दूना 42, और 42 में अगर आप 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49, यानी कि ये संख्या जोड़ दो, यानी आपस में इन तीनों का गुणा कर दो, उसके बाद में फिर 7 जोड़ दो, आ जाएगा 49। ऐसे ही 6 पंचे 30, 30 एकन्नम 30, और 30 में आप क्या जोड़ देंगे 6, यानी ये वाली संख्या जोड़ देंगे 36 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको करना है क्या कि 7 और 4 का गुणा कर दें और फिर 3 जोड़ दें, 7 तरीके 21 हो जाएगा, 21 चौको कितना हो जाएगा, 21 चौके यानी कि 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 21 चौको 84, 84 में आप 3 जोड़ दिए, 84 और 3 कितना होता है +3, 87, बिल्कुल 8 7 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 87, किस में दिया गया, बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर है 87 भरा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये प्रश्न भी आप देखेंगे, प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है,
यहाँ पर भी आपको ट्रिक चल रही है गुणा और जोड़ की। यहाँ पर देखेंगे क्या क्या चल रहा, सीधे सीधे ऐसे ही चले। तो 4 3 2 इनका गुणा करके 8 जोड़ दो। 4 3 12, 12 और दूना 24, 24 और 8 कितना होता है, 24 और 8 32, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही 5 3 15 और 15 का नम 15, 15 9 24, ये भी हो गया। यानी कि इन तीनों का गुणा करके ये जोड़ दो, इन यानी प्लस ये, ठीक है, प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यानी ठीक इन तीनों का गुणा और उसके बाद में फिर जोड़, यही आपका करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 त्रिक 21, 21 तियाँ कितना होता है, 21 तियाँ कितना होता है, 21 तियाँ 3 एक नम 3 और 3 दूनी 6, यानी 63 होता है। 63 में अगर आप 7 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, बिल्कुल ये भी आ गया, ठीक है। ऐसे ही 9 दूनी 18, 18 चौको कितना होता है 52, 52 में आप 12 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 18 चौको 72, 18 चौको 72, 72 में आप 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 72 में 12 जोड़िए आप, 72 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84 होगा, ठीक है। 84 ऑप्शन नंबर बी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे जो है क्या चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे 8 4 कितना होता है, 8 4 12, 12 में से आप ये ऊपर वाली संख्या घटा दें 3, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे ही 6 5 कितना होता है 11, 11 में से आप ये 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है 9 3 कितना होता है, 9 3 12, 9 3 12, 12 में से 5 घटा दो, 12 में से 5, 7 5 12, 7 आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। तो 7 यहाँ पर भरा जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर ये ट्रिक जाननी होती है, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ये प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्रश्न क्या है भाई, ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि दी गई आकृतियाँ किस उत्तर में अंतर्निहित हैं, यानी कि उसमें आकृतियाँ उस किससे निकल सकती हैं इसमें, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दी गई आकृतियाँ किस उत्तर आकृति में अंतर्निहित है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति दी गई है ये किस उत्तर आकृति में से निकल सकती है। देखिए ये आकृति यहाँ से तो निकलेगी नहीं, बिल्कुल ठीक है, बी से भी नहीं निकलने वाली है, सी से भी नहीं निकलने वाली है, ये सीधे सीधे चूंकि ऊपर एक डंडी और ये लाइन जो है आपको यहाँ तीनों में नहीं दिख रही है, इसी में दिख रही है, यही डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बड़ा सहज होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा देखना होता है। यहाँ से तो ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकलने वाला है, यहाँ से तो बिल्कुल चांस ही नहीं है, यहीं से एक चांस है, चूँकि आप देखेंगे ये वाली लाइन आप देखिएगा, ये लाइन सीधे ये लाइन आई, ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइन ऊपर गई, फिर ये लाइन आई और उसके बाद ये लाइन, देखो यहाँ से ये निकल सकता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आगे देखेंगे यहाँ से किस में से निकलेगी, देखिए यहाँ पर दो लाइन एक दूसरे की, दो तीरें हैं, यहाँ पर एक ही तीर है, यहाँ पर भी तीर नहीं, यहाँ पर भी तीर नहीं है, ए ऑप्शन में देखें दो तीर है, दो तीर यहाँ से निकल सकती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोज़ लगातार मैं देता रहता हूँ। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।